नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं और कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है। आज आपके गद्य खंड का दूसरा अध्याय होने वाला है, जिसका नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। इस पार्ट को आज हम शुरू कर रहे हैं। तो एक बार सभी प्यारे साथी एक जबरदस्त जोश के साथ क्लास में बताएंगे कि आप सभी कैसे हैं और एक प्यारी सी स्माइली भेजेंगे जिसके साथ हम क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ अटेंडेंस अगर आपकी लगाई जाए तो हर्षित, विशाल, ज्योति, श्वेता, आकाश, अजीत, विधि, शिवम, मनोज, यश, प्रीतम, आरती, विवेक, विभा, प्रज्ञा, रितेश, अजीत, गुरजीत, आलोक, अमन, उमंग, कल्पना, हिमांशु, अभिनव, अमित, प्रिंस, ब्रिजेश, विजय, आकांक्षा, सुमित, पायल, शिल्पी। चलिए सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो सभी तैयार हैं आज एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए। रॉबर्ट नर्सिंग होम। इस सबसे पहले तो मैं देखिए, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पता चल चुका है। अब मैं कैसे पढ़ाती हूँ, सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है इसके बारे में डिस्कशन चलेगा, है ना। पहली क्लास में मैं जानना चाहूंगी कि जब आज इस अध्याय का नाम सुनते हैं रॉबर्ट नर्सिंग होम में तो आपके दिमाग में क्या आता है ना, क्या समझते हैं आप। क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ आपको एक रट्टू तोता नहीं बनाऊंगी, है ना। मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी रट्टू तोता बने। मैं चाहती हूँ कि आपके अपने विचार हो, आप जब पेपर में आंसर लिखें तो वो रटा हुआ ना हो, बल्कि आप अपने विचारों को वहां पर लिख करके आए हिंदी भाषा में, जो कि हमारी एक मातृभाषा है ना। मातृभाषा है, हम उसको अपनी राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखते हैं। ऐसी भाषा जो कि हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, जिसमें हमारी पढ़ाई लिखाई हो रही है, कम से कम वो तो ऐसी भाषा हो कि जहां पर हमें कुछ लिखने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए रट्टू तोता ना बनना पड़े। अंग्रेजी मान सकते हैं कि अंग्रेजी के लिए क्या करना पड़ेगा, आंसर याद करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया है तो फिर भी समझ में आने के बावजूद हमें क्वेश्चन आंसर रटने ही पड़ेंगे। लेकिन यहाँ हिंदी जो है आपका ऐसा विषय है, ऐसा विषय होना चाहिए कि आपको इसमें कुछ भी रटना नहीं है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने उत्तरों को लिख करके आए। जैसे हमने राष्ट्र का स्वरूप देखा, तो राष्ट्र के स्वरूप को भी मैंने इसी संदर्भ में पढ़ाया कि आप वहां उत्तर खुद लिखो। भले ही मैंने आपको उत्तर लिखवा के बताए कि ऐसे उसके उत्तर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा था कि आपके मन में उसको पढ़ करके जो विचार आ रहे हैं आपको वहां वो लिखना है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि भाई मेरा आंसर तो मैम के आंसर से मैच नहीं कर रहा, कहीं मैं बहुत खराब तो नहीं लिख रहा। क्योंकि शुरुआत जब हम करते हैं तो हम खराब ही लिखते हैं ना, कोई भी बिल्कुल परफेक्ट शुरुआत नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आपके आंसर राइटिंग स्किल बढ़ेगी, और जितनी आपकी यहाँ आंसर राइटिंग स्किल बढ़ गई ना, हिंदी भाषा में बढ़ गई ना, तो आगे अगर आप तैयारी करें, जैसे आप में से बहुत सारे साथी यूपीएससी का सपना देख रहे हैं ना इस वक्त, सोच रहे हैं कि भाई हम तो यूपीएससी करेंगे। तो यूपीएससी में क्या है, जब आप मेंस की कॉपियां लिखते हैं ना, मेंस में सारे अकेला आंसर राइटिंग का है कि आपने चीजों को समझ लिया, अब आप चीजों को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, लिख कर कैसे दिखा रहे हैं। तो वहां याद थोड़ी करेंगे, इतने सारे सब्जेक्ट कैसे याद कर सकते हैं। तो यानी कि लिखने की स्किल तो आप में आ जानी चाहिए, और उसकी शुरुआत का बिल्कुल ये 12वीं का समय बिल्कुल सही है। तो आपको ही मन में अपने विचार और उन विचारों को खुद से लिखने की क्षमता आपके अंदर आ जानी चाहिए। तो जैसे मैं रॉबर्ट नर्सिंग होम देखती हूँ, ठीक है, क्या देखती हूँ, रॉबर्ट नर्सिंग होम में यह अध्याय का नाम है, तो इसको सुन करके क्या आता है हमारे मन में कि एक नर्सिंग होम है। नर्सिंग होम क्या होता है, जहां पर मरीज, है ना, मरीज आपके दिमाग में आ रहे हैं। नर्सिंग होम सुन करके क्या आ रहा है कि कुछ मरीज है ना, और वहां उनका इलाज चल रहा है। ठीक है, कुछ नर्सिंग होम टाइप करके यही, और उसका नाम हो सकता है रॉबर्ट। जैसे हम हॉस्पिटलों के नाम लेते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल है हमारे पास, जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल है, जैसे अपोलो है ना, ये क्या है आपके अलग अलग हॉस्पिटल्स के नाम है। तो ऐसे ही एक ऐसा नर्सिंग होम जहां रोगियों का इलाज किया जाता है, उसका नाम क्या रखा होगा, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। या क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि नर्सिंग होम का नाम ही रॉबर्ट हो, या ये भी हो सकता है कि रॉबर्ट नाम का व्यक्ति जो नर्सिंग होम में गया हो। क्योंकि अभी अभी आगे कहानी नहीं पता, हम सिर्फ देख रहे हैं कि हाँ इस पार्ट के नाम से क्या पता लग सकता है। तो हमें दो चीजें पता चली कि या तो नर्सिंग होम है जहां पर रोगियों का इलाज किया जाता है, और वहां उस
नर्सिंग होम का नाम ही रॉबर्ट है, या दूसरा कि रॉबर्ट जो है वो नर्सिंग होम में है, आज कहाँ है वो, नर्सिंग होम में है, जहाँ इलाज किया जाता है वहां पर है। ठीक है, यह जो रॉबर्ट नर्सिंग होम है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिपोर्टाज। यह क्या है, यह एक रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज क्या होता है, रिपोर्टाज होता है रिपोर्ट का साहित्यिक रूप। ठीक है, रिपोर्टाज हम किसे कहते हैं, रिपोर्टाज हम कहते हैं रिपोर्ट के साहित्यिक रूप को। जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के साहित्यिक रूप को ही हम रिपोर्टाज कहते हैं। आपके रिपोर्ट के साहित्यिक रूप को हम रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्ट क्या है, जैसे मैं आपके जा रही थी अपने, जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, स्कूल जाते वक्त आपने घटना देखी। आपने घटना क्या देखी, आपने देखा कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई, और फिर आपने देखा कि एक गाड़ी में जहां पर 2 लोग हैं और दूसरी गाड़ी में जहां 4 लोग हैं, एक पूरा परिवार है, इसमें से इतने लोग घायल हुए। ठीक है, और जो आपके जो जहां से जिसकी गलती थी वह ड्राइवर जो है क्या करा हुआ था, उसने शराब पी हुई थी, जिसके कारण उसने यह एक्सीडेंट कर दिया। उसने जो है स्पीड, बहुत गाड़ी की स्पीड में गाड़ी चला रहा था, ओवर स्पीड के कारण यह दुर्घटना हुई। तो यह कैसी घटना थी, इस घटना को अगर आप लिखते हैं कि भाई आपके आज सुबह इतने वक्त 5 बजे मैं अपने स्कूल जाते वक्त रास्ते में एक आपकी गाड़ी, एक सफेद रंग की गाड़ी दूसरी काली रंग की मारुति से टकरा जाती है। एक गाड़ी जिसमें 2 व्यक्ति सवार है और दूसरी गाड़ी जिसमें पूरा परिवार है। परिवार के जो पिता है वह गाड़ी चला रहे थे, और यहाँ पर तो पहली वाली गाड़ी में जो ड्राइवर है उसने शराब पी हुई थी, जिसके कारण से वह ओवर स्पीड में गाड़ी चला रहा था, और उसके कारण से दोनों गाड़ियां टकरा गई। और जो परिवार है वहां पर एक बहुत गंभीर स्थिति है, ड्राइवर को भी चोट आई है, हालांकि दोनों ही अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसमें से 2 व्यक्तियों की हालत बहुत सीरियस है। इस तरीके से यह क्या है, यह रिपोर्ट है कि आंखों देखी घटना को मैंने आंकड़ों के साथ, आंकड़े हैं इसमें, सुबह 5 बजे की घटना है, 2 गाड़ियां टकराई जिसमें से एक सफेद रंग की थी, एक काली रंग की थी, इसमें इतने लोग थे, इसमें इतने लोग थे, इसमें से 2 लोग सीरियस हैं और गंभीर रूप से आपके आईसीयू वगैरह में एडमिट है, 2-4 लोगों का इलाज चल रहा है। ये सब क्या है, यह एक रिपोर्ट है। अब इसी रिपोर्ट को मैं जब साहित्यिक दृष्टि से लिखूंगी तो वह क्या बन जाएगा, वह रिपोर्टाज बन जाएगा। जैसे मैं इसमें अपनी भावनाएं, अपने विचार शामिल कर दूं, तो मेरी आंखों देखी घटना, जो कि मैं उसमें अपनी भावनाएं और विचार शामिल करके उसको साहित्यिक रूप देने की, उसको एक कहानी की तरह पिरोने की कोशिश करूं, तो वह रिपोर्टाज बन जाएगी। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो अध्याय है यह एक रिपोर्टाज के अंतर्गत आता है। इससे पहले जो आपने अध्याय पढ़ा वो था राष्ट्र का स्वरूप, और वो एक निबंध श्रेणी का था। निबंध में जो निबंध लिखने वाला है वह प्रत्यक्ष रूप से अपने विचारों को आप तक पहुंचाता है, उसमें कोई पात्र नहीं होते, है ना। वहां ऐसा नहीं है कि सीता है ना, गीता है, दोनों आपस में बात कर रही है, इतने में एक नया व्यक्ति उसमें उसकी माँ प्रवेश करती है, उसको काम बताती है, ऐसा कोई पात्र नहीं है, ऐसी कोई कहानी नहीं है। वहां पर वासुदेव शरण अग्रवाल किसी राष्ट्र के स्वरूप को उन्नति करने के लिए किन 3 महत्वपूर्ण चीजों को मानते हैं, उनको कैसे अध्ययन किया जाना चाहिए, कैसे देश का विकास होना चाहिए, कैसे लोगों को आपस में एक दूसरे के प्रति जुड़ना चाहिए, इसकी बात करी थी। तो निबंध जहां पर लिखने वाला बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट अपने विचारों को आप तक पहुंचाता है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके ये रिपोर्टाज है कि जो लेखक है उसके साथ ये घटना घटी है, उसके जीवन में ऐसी कोई घटित हुई घटना जिसको वो साहित्यिक दृष्टि से कहानी की तरह पिरो करके आप तक पहुंचाता है अपनी भावनाओं को, तो यह रिपोर्टाज होता है। तो अब इस रॉबर्ट नर्सिंग होम में यह आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह क्या है आपका, यह आपके रिपोर्टाज आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली रिपोर्टाज क्या होता है। तो हमने परिभाषा देखी कि रिपोर्ट क्या होती है, आंखों देखी घटना का विवरण जिसमें होता है वह रिपोर्ट कहलाती है। अगर रिपोर्ट को साहित्यिक दृष्टि से लिखा जाता है तो वह रिपोर्टाज बन जाता है, यह परिभाषा है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि चावल कैसे बनते हैं, तो मैं कहूं 1 गिलास चावल लो, उसमें 3 गिलास पानी डालो, 2 सीटी लगा दो तो बन गया चावल। ये क्या है, ये थ्योरी है।
लेकिन प्रैक्टिकल कब होगा, उसका सही रूप कैसे समझ आएंगे कि चावल बनता कैसे, जब आप सच में ही करेंगे। आप कुकर लेंगे, उसमें 1 गिलास चावल डालेंगे, 3 गिलास पानी डालेंगे, उसको बंद करेंगे, है ना, 2 सीटी लगाएंगे, चावल बनके तैयार हो जाएगा, तब आपको उसका प्रैक्टिकल रूप समझ में आएगा। तो ऐसे ही यह परिभाषा है कि रिपोर्ट के साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। असल में हम रिपोर्टाज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे यह लेखक की आंखों देखी घटना है और कैसे उसने उसको कहानी की तरह आप तक पहुंचाया है। ठीक है, तो तैयार हैं सभी प्यारे बच्चे पढ़ने के लिए? बताइए, सभी तैयार हैं? अच्छा, कल मैंने आपको साहित्यिक परिचय भेजा था, मैंने देखा नहीं। ठीक है, आज देखती हूँ। ठीक है, आज देखती हूँ, मैंने ग्रुप के मैसेज नहीं खोले हैं, आज मैं देखती हूँ। ठीक, चलिए, मजा आने वाला है पढ़ करके, तो थोड़ा सा आप लोग अटेंटिव रहेंगे। देखिए, इसमें नर्सिंग होम यानी एक ऐसा अस्पताल जहां पर रोगी आपको दिखाई देंगे। तो इसमें पाठ पढ़ने से पहले कुछ सवाल। क्या आप कभी किसी अस्पताल में गए हैं? देखा तो होगा ही अपने जीवन में, कभी ना कभी अस्पताल से पाला तो आप लोगों का पढ़ा ही होगा। तो आप कभी ना कभी किसी अस्पताल या बड़े अस्पताल में ना जाकर के, नर्सिंग होम छोटे होते हैं, ठीक है, अस्पताल बड़े हैं और नर्सिंग होम छोटे, जहां पर आपके 2-4 मरीज या 1-2 मरीज के लेटने की व्यवस्था, इस तरीके से। तो नर्सिंग होम में गए तो होंगे ही, और वहां आपने क्या ध्यान दिया कि किस तरह कुछ लोग रोगियों या पीड़ितों की सहायता करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, है ना। देखिए, जिस मतलब आप अपने घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, है ना, कोई वृद्ध व्यक्ति है, वो बीमार है, वो उठ करके वॉशरूम नहीं जा सकता, तो वो बिस्तर में ही आपके जो है कुछ आपके मलमूत्र आदि बिस्तर में ही करता है। तो क्या आप उसको सफाई कर, बिना उससे मतलब किसी प्रकार की घृणा रखे हुए क्या उसको साफ कर सकते हैं? तो ऐसे ही अस्पताल में तो इसी तरीके के रोगों से पीड़ित है भाई, किसी के कहीं से पस निकल रहा है ना, किसी के कहीं से खून निकल रहा है, किसी के बलगम निकल रहा है, किसी की अवस्था ऐसी है कि वो बिस्तर से उठ ही नहीं सकता, है ना। तो ऐसे रोगियों की सेवा करते हुए लोग क्या आपने अस्पताल में देखे हैं? ऐसे दृश्य आप भी दूसरों के लिए कुछ कर पाने की इच्छा जगाते होंगे कि आपके मन में कभी ऐसा आया कि मैं भी कर सकता हूँ, है ना। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको मेरी सहायता की आवश्यकता है, विशेष रूप से वह व्यक्ति जो कि रोगी है, जो कि पीड़ित है, जो कि सच में कुछ नहीं कर पा सकता, है ना, जिसकी सच में जो है ऐसी इच्छा, ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई सॉल्यूशन उसके पास नहीं है, वह बीमार है, वह बिस्तर से उठ पाने में असमर्थ है। ऐसे रोगी को देख करके क्या आपके मन में यह इच्छा जागी कि क्या आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं? तो कहा, अपनों की सेवा तो सभी करते हैं। हो सकता है मेरे घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो, है ना, मेरी माता जी हो, मेरे पिताजी हो, मेरी दादी जी हो, मेरे दादाजी हो, अगर मेरे घर में ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो हो सकता है मैं उसकी सेवा के लिए आगे रहूं। क्यों? क्योंकि मेरा उसके साथ क्या है, भावनात्मक संबंध। अगर आपकी मम्मी बीमार हो गई तो क्या आप अपनी मम्मी की सेवा नहीं करेंगे? करेंगे। पापा बीमार हो गए तो पापा की सेवा करेंगे, दादी बीमार हो गई दादी की सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे अपने हैं, हम उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, है ना। तो क्या है, हमारा एक इमोशनल बॉन्ड है आपस में एक दूसरे के साथ। तो हमें रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे उनके पीछे उठना पड़ रहा है, कुछ काम करना पड़ रहा है, तो हम करेंगे। तो कहा कि अपनों के लिए सेवा तो हर सभी करते हैं, पर बड़ी बात क्या है कि जब दूसरों के लिए भी कुछ किया जाए। अपने घर में तो आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप अस्पताल गए और आपने देखा कि अस्पताल में इतने सारे रोगी हैं लेकिन सेवा करने वालों की संख्या कम है। तो क्या मैं अपने दिन के 2 घंटे रोज अस्पताल में आकर के जो ये रोगी है, पीड़ित है, इनकी सेवा में निकाल सकता हूँ? तो कहा, अगर आपके मन में ऐसी इच्छा आई और अगर आप ऐसा कुछ करने के लिए तैयार हुए तो असल मायनों में तो यही सेवा है कि जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, अपनों के लिए तो आपका फायदा है, आपका इमोशनल बॉन्ड है, आपका भावनात्मक संबंध है। लेकिन बड़ी बात कब होगी, जब आप दूसरे के लिए करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, आगे लिखा, दूसरे के लिए कुछ करने की भावना से भरे लोग, जिनके मन में दूसरे को कुछ करने के लिए क्या आती हैं, भावनाएं आती हैं। भावनाएं मतलब इमोशंस, ठीक है, भावनाएं यानी इमोशंस। जैसे आपकी मम्मी जी है ना, आपके मन में एक भावना होगी कि यार कल के दिन जो है मैं अच्छे नंबर लेकर के आऊँ, मेरी अच्छी नौकरी लग जाए तो मैं मम्मी के लिए एक नई साड़ी लेकर के आऊँगा, है ना, घर में सबके लिए कुछ ना कुछ खरीद के लेकर के आऊँगा, अपनी पहली सैलरी से ये करूँगा, एक बड़ा घर लेंगे। तो ये सब क्या है, अपनी माँ के लिए कुछ करने की इच्छा, अपने पिताजी के लिए कुछ करने की इच्छा, अपने भाई बहनों के लिए कुछ करने की इच्छा, यह भावनाएं हैं, है ना, हमारे मन में जो लगातार उनके लिए कुछ करने की इच्छा है, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है,
मैं अपनी माँ के लिए एक नई साड़ी खरीद कर उनको देना चाहती हूँ, तो ये मेरी भावना है, इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है। तो इसी तरीके की भावनाएं अगर दूसरों के प्रति कुछ करने के लिए आ रही हैं, तो इस भावनाओं से भरे हुए लोग, जहां पर वह दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसमें अपना उनका कोई स्वार्थ नहीं है, तो दूसरों के लिए कुछ करने की भावना से जो भरे हुए लोग हैं, यह जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म, लिंग व रंग आदि के बंधन को नहीं मानते। अब ऐसी भावना भी हो सकती है कि मैं अपने भारतीय लोगों की तो करूंगा, लेकिन विदेश का कोई व्यक्ति अगर होगा तो मैं उसको, भले ही वह मेरे सामने आंखों के सामने तड़प तड़प के मर जाए, पर मैं उसको छूऊंगा तक नहीं। ऐसी भावना हो सकती है ना, कि अपना करूंगा। तो लेकिन जो जिनके प्रति जिनका जो जिनके मन में जो भावना है वो क्या है, मनुष्य की सेवा करना। कुछ मनुष्य से ऊपर उठ जाते हैं, पशु पक्षी होंगे, अगर उनको मेरी जरूरत है, वह तड़प रहे हैं, बीमार है, तो उनका इलाज करवाना। कई लोग आपने देखे होंगे कि जो कोई पक्षी अगर उनको दिख रहा है घायल अवस्था में है, तो उसको ले जा करके अस्पताल में उसका उपचार करते हैं, है ना, उसको ठीक करते हैं। कोई आपके रोड पर पड़ा हुआ कोई कुत्ता है जिसकी कोई टांग कट गई है, या कुछ उसको चोट आ गई है, एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको अस्पताल ले जाके उसका इलाज कराते हैं। तो वो क्या है, उनमें ऐसे लोग जिनके मन में ऐसी भावनाएं हैं, है ना, जिनका ऐसा हृदय है कि वह दूसरों के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, उनके मन में त्याग है, तो ऐसे लोग, ऐसी भावनाओं से भरे लोग, वह किसी की जाति नहीं देखते कि भैया ये मेरी जाति का है, ठीक है, तो मैं इसकी तो करूंगा, और ये मेरी जाति का नहीं है, इसकी नहीं करूंगा। ऐसे लोगों के मन में ऐसी भावनाएं नहीं होती। अगर ऐसी भावनाएं हैं तो यानी आपके मन में वो सच्चा त्याग नहीं है, फिर आप जो है समर्पण के साथ इस काम को नहीं कर रहे। तो ऐसे लोग जाति के या क्षेत्र, कि भैया मेरे क्षेत्र का है, अपने इलाके का है, तो उसका तो करेंगे, बाकी का हमें नहीं पता। तो ऐसे क्षेत्र ना ये भाषा के बंधन में है कि भैया हमारी भाषा बोल रहा है तो चलो अपना ही बंदा है इसका कर देते हैं, ऐसा भी नहीं। धर्म, लिंग की पुरुष का करेंगे, स्त्री का नहीं करेंगे, है ना, लड़की है तो मरने दो, ऐसा कुछ नहीं। रंग की काला गोरा, इस तरीके का किसी भी बंधन को वो नहीं मानते, है ना। उनके सामने अगर मनुष्य है, वह घायल अवस्था में है, उसको लगता है कि मैं इसकी मदद करके इसको ठीक कर सकता हूँ, तो वह उसको ठीक करेगा। वह यह नहीं देखेगा कि यह मेरे क्षेत्र का है, मेरी भाषा को जानता है, मेरे धर्म का है, मेरी जाति का है, मेरे लिंग का है, ऐसा ना देख करके केवल उसको मनुष्य रूप में देख करके उसकी सेवा के लिए, उसके लिए कुछ कर गुजरने के लिए, उसको अस्पताल ले जाने के लिए एक पल भी ना सोचे, तो यह वही लोग हैं जो किसी बंधन को नहीं मानते। सच्ची भावना जिनके मन में है सेवा की, वह किसी भी बंधन में नहीं बंधते। आगे क्या कहा, वे तो बस यह मानते हैं, अभी भूमिका चल रही है, ठीक है, यह क्या है, ये भूमिका है, अभी चैप्टर शुरुआत नहीं हुआ, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसकी भूमिका बांध रहे हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट। तो कहा कि बस यह मानते हैं, ये मनुष्य मनुष्य में भेद कैसा, मैं मनुष्य हूँ, आप मनुष्य हो, ठीक है, अगर मैं अपना हाथ काटूं तो जिस रंग का खून मेरे हाथ से निकलेगा वैसा ही आपका निकलेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है कि भले ही मेरा रंग काला है, गोरा है, मैं किसी भी धर्म की हूँ, जाति की हूँ, भाषा की हूँ, क्षेत्र की हूँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि खून में अगर यहाँ की हूं तो मेरा अलग खून निकल रहा है और कोई अमेरिका का है तो उसका खून अलग निकलेगा, नहीं। तो कहा कि तो मनुष्य मनुष्य है, इसमें भेद कैसा, आपने जाति, क्षेत्र या भाषा या लिंग, इसके भेद कैसे बना रखे हैं, मनुष्य तो मनुष्य है, वह और कुछ हो ही नहीं सकता। आइए इस पाठ के माध्यम से ऐसी ही भावना रखने वाले लोगों के विषय में जानने व उनसे प्रेरणा लेने का प्रयास करते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हम कुछ ऐसे ही लोगों के नाम लेखक के मुंह से जानेंगे। लेखक कुछ ऐसे ही लोगों का नाम हमारे सामने रखेगा कि जिनके मन में यही समर्पण और त्याग की भावना के साथ लोगों की सेवा करने का संकल्प जिन्होंने लिया हुआ है, ठीक है। अब जाकर के चैप्टर शुरू होता है। अब क्या है, अब चैप्टर शुरू होता है, ये क्या थी, भूमिका, ठीक है, यह क्या थी, भूमिका थी। अब जाके आपका चैप्टर शुरू होगा। तो क्या चैप्टर की शुरुआत होती है, पाठ की शुरुआत होती है कि कल तक जिनका अतिथि था, कल तक जिनका क्या था, अतिथि, अतिथि जिसके आने की कोई तिथि नहीं है, वही क्या है, अतिथि, है ना। अतिथि तुम कब जाओगे, मूवी देखी है, किस किसने देखी है, अतिथि तुम कब जाओगे, यह मूवी किस किसने देखी है, बताइए एक बार। तो अतिथि यानी जिसके आने की कोई तिथि नहीं है, कोई तारीख नहीं है, जो कभी भी आ सकता है, वही होता है अतिथि। तो कहा कि लेखक कह रहा है कि कल तक मैं क्या था, कल तक जिनका मैं अतिथि था, आज क्या हूं, उनका परिचारक हो गया, ठीक है। कल तक जिनका अतिथि था, आज उनका परिचारक, परिचारक यानी जो क्या करता है, परिचार करता है, उपचार करता है, ठीक है। परिचारक यानी जो देखभाल करने वाला होता है, ठीक है। हाँ, आपके अतिथि यानी मेहमान,
जिसके आने की कोई तिथि नहीं हो उसको हम अतिथि कहते हैं। और एक पिक्चर भी है कि अतिथि तुम कब जाओगे, है ना, थोड़ी कॉमेडी वाली मूवी है आपकी। ठीक है, जिसने नहीं देखी वो देखना, मजा आएगा। ठीक है, जिसने नहीं देखी वो देखना, अतिथि तुम कब जाओगे। तो मूवी आपकी मजेदार है। तो वहां से आपको अतिथि समझ में आ जाएगा कि जिसके कोई आने की तिथि नहीं है वही है अतिथि। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक हो गया हूँ। परिचारक यानी जो आपके रोगी अवस्था में आपकी देखभाल करता है, जैसे नर्स जिसे हम कहते हैं ना, तो आज उनका नर्स हो गया हूँ। नर्स क्या करती है, देखभाल ही तो करती है। तो कहा आज उसका परिचारक हो गया हूँ क्योंकि मेरी आतिथेया, आतिथेया क्या है, जो अतिथि सत्कार करने वाली है ना, ये उसके घर में गेस्ट बन के गए, अतिथि बन के गए, और वहां क्या हुआ, जो उसका स्वागत सत्कार करने वाली आतिथेया थी, है ना, जो उसका मेजबान जिसको हम कहते हैं, एक अतिथि जो कि मेहमान बन के गया है, और दूसरा क्या होता है, मेजबान जो कि उसकी सेवा सत्कार करेगा, उसे अपने घर में बुलाएगा, तरह तरह का पकवान खिलाएगा, वह क्या होता है, आतिथेय। जो अतिथि सत्कार करता है वो आतिथेय कहलाता है। तो यह कहते हैं कि मैं जिसके घर में अतिथि बन के गया, अब मैं आज क्या हो गया हूँ, उसका परिचारक हो गया हूँ, देखभाल करने वाला बन गया हूँ। कहा क्यों, क्योंकि जो मेरी आतिथेया थी, ये फीमेल है, आतिथेया है ना, आतिथेय होता तो पुल्लिंग, और आतिथेया यानी स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, जैसे शिष्य यानी पुल्लिंग और शिष्या यानी स्त्रीलिंग, है ना, जैसे शिक्षक पुल्लिंग, शिक्षिका स्त्रीलिंग। तो ऐसे ही आतिथेय पुल्लिंग जो अतिथि सत्कार करता है, और आतिथेया स्त्रीलिंग जो आपके अतिथि सत्कार करती है। तो यहाँ पर फीमेल है जो उनका स्वागत करने वाली थी। कहा कि मेरी जो आतिथेया है अचानक क्या हो गई है, रोग की लपेट में आ गई है। कोई बीमार हो गई है ना, अचानक से आप किसके घर गए और पता चला कि वही बीमार पड़ गया, तो ऐसे में ही यहाँ पर अचानक वह रोग की लपेट में आ गई, और उन्हें क्या हुआ, उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। तो अब यहाँ से हमें समझ में क्या आया, जो पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम, यह आपका क्या है, एक नर्सिंग होम का नाम है। ठीक है, तो कहा इंदौर में एक रॉबर्ट नर्सिंग होम है, वहां पर अचानक जो मेरी आतिथेया थी उनको लेकर के आना पड़ा। ठीक है, परिचारक का मतलब होता है जो आपकी देखभाल करता है, नर्स टाइप जो देखभाल करे वही परिचारक कहलाता है। ठीक है, तो कहा कि कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक हो गया हूँ क्योंकि मेरी आतिथेया अचानक रोग की लपेट में आ गई और उन्हें इंदौर रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। और यह है सितंबर 1951। कब की घटना बता रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना रिपोर्ट क्या होती है, जहां पर घटना स्थान सभी सच्चाई से, है ना, सच के साथ मेंशन किए होते हैं। तो यहाँ पर आपके जो है यह है सितंबर 1951 का समय है। तो कहा कि रोग का आघात पूरे वेग में, परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा घिरा कि हम सब सुस्त। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित नारी कमरे में आ गई है। रोग का आघात, रोग का आघात का मतलब क्या समझते हैं, आघात यानी रोग की चोट। जैसे कोरोना है ना, कोरोना की क्या हुआ था, एक लहर आई थी, है ना, उसका आघात, कोरोना कोविड, इसका आघात पूरे देश में, केवल देश में नहीं पूरे दुनिया में उस वक्त छा रहा था, है ना। और इसके कारण क्या हुआ था, हॉस्पिटल में, अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, और अस्पताल भी हमारे उसमें भी बेड खत्म हो गए हैं, तो लोग अस्पतालों के बाहर ही लाइनें लगा करके लेटे हुए हैं, है ना, कई लोगों को इलाज ना मिल पाने के कारण जिनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी ही भयंकर समय समय पर ऐसी जो है रोग फैलते हैं जो कि एक साथ बहुत सारे लोगों को लपेट में लेकर के खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर रोग का आघात पूरे वेग में यानी अपनी पूरी शक्ति से, परिणाम कपकपाता, पूरा हर तरफ रोग फैल रहा है, और अचानक इनकी जो आतिथेया है वह भी रोग की चपेट में आ गई है, और इसका परिणाम कपकपाता यानी दिल दहलाने वाले, जैसे कोविड है ना, कोविड में हम देख रहे थे आज इतने लोग मर गए, इतने लोग हॉस्पिटल में के बाहर खड़े हैं, इतने लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ यानी कि इसका मतलब क्या है कि ऐसा ही यह भी भयंकर रोग उस वक्त फैला था, जिसके चोट से सभी जो है पूरे वेग में इसका प्रहार था, और परिणाम कपकपाता यानी कपकपाने वाला, कि अचानक किसी की मृत्यु हो जाना, है ना, कोई भयंकर गंभीर जो है बीमार हो जाना। तो कहा वातावरण चिंता से घिरा घिरा, और सब में चिंता कि भाई क्या होगा, हम तक ये रोग ना पहुंच जाए, जैसे कोविड की स्थिति है बिल्कुल वैसे ही कि हम तक ये रोग ना पहुंच जाए, और हमारा जो किसी हमारे परिवार के किसी व्यक्ति को हुआ है तो दिमाग में चिंता कि अब क्या होगा, ये बचेगा नहीं बचेगा, इलाज ढंग से मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे तमाम तरह की चिंताओं से घिरा हुआ वातावरण। हम सब सुस्त, और चिंता में क्या है, सुस्त मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आलसियों की तरह पड़े हैं कि क्या करें, कुछ दिमाग बिल्कुल बिल्कुल फ्रीज हो गया है।
कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ सोच ही नहीं पा रहा। तो कहा तभी मैंने चौंक कर देखा, और अचानक मैं अस्पताल की स्थिति बता रहे हैं, कहना तभी मैंने चौंक कर देखा, यानी अचानक से जब मैं बिल्कुल सोच में डूबा हुआ हूँ, दिमाग बिल्कुल सुस्त पड़ा है, चिंता दिमाग में घिरी हुई है कि इस रोग की चपेट में जो है ये भी आ गई है, कैसे बचेंगी, इस तरीके की चिंताओं में मैं घिरा हुआ हूँ। और अचानक मैंने क्या देखा कि एक विशिष्ट धवल वेश में, विशिष्ट यानी जो कुछ विशेष, विशिष्ट यानी जो थोड़ा सा अलग हो, ठीक है, एक सामान्य, सामान्य सभी ने पीले कपड़े पहन रखे हैं और एक अचानक व्यक्ति बीच में नीले कपड़े में आ जाए तो वो नीला क्या है, विशिष्ट है, अलग है सबसे। तो ऐसे ही विशिष्ट धवल वेश में, धवल यानी आपके बिल्कुल सफेद, चमचमाता सफेद, धवल यानी बिल्कुल सफेद, कैसा सफेद, बिल्कुल चमचमाता हुआ सफेद, वेश, वेश में यानी बिल्कुल ड्रेस में, वेश यानी आपकी ड्रेस, ठीक है, एक सफेद ड्रेस में आच्छादित, आच्छादित यानी ढकी हुई, आच्छादित यानी ढकी हुई नारी कमरे में आ गई, ढकी हुई नारी कमरे में आ गई। कह रहे हैं कि जैसे ही मैं मतलब अपनी आतिथेय के साथ अचानक रॉबर्ट नर्सिंग होम में पहुंचा, वहां का माहौल बहुत थोड़ा सा सीरियस, गंभीर, क्योंकि आसपास सभी यह रोग तेजी से फैल रहा था, तो वातावरण में इस रोग के प्रति लोगों की चिंता थी, चिंता से मन घिरा हुआ था, ऐसे में सुस्त था। और अचानक कोई कमरे में प्रवेश किया, जिसको मैंने देखा कि उसने क्या पहन रखा है, तो विशिष्ट धवल वेश में यानी विशिष्ट एक सफेद रंग की ड्रेस में कोई ढकी हुई नारी, आच्छादित नारी कमरे में आ गई है, ठीक है। कहा देह उनकी कोई 45 बसंत देखी। अब देखो कमाल किस तरीके से उनकी एज का वर्णन किया है ना, क्या कहा, एक मैं बोलूं कि भैया 45 उम्र की कोई व्यक्ति आ गई, और एक की उन्होंने 45 वसंत देख ली है। साल में वसंत कितनी बार आता है, एक बार आता है, वसंत ऋतु साल में एक बार आती है, तो उन्होंने 45 वसंत देख ली है। उनकी देह यानी उनके शरीर ने, देह यानी उनके शरीर ने कितनी वसंत देख ली है, तो कहा उनके शरीर ने 45 वसंत देख ली है, यानी उनके शरीर की आयु कितनी है, 45, 45 उनकी क्या है, आयु है। तो कहा कि देह उनकी कोई 45 बसंत देखी, यानी उन्होंने 45 की आयु उनकी लगभग रही होगी, है ना। और वर्ण, वर्ण यानी उनका रंग, अब वो पूरा वर्णन कर रहे हैं, जैसे आप किसी को देखो, है ना, आपको देख करके अगर बताना हो कि भाई वो व्यक्ति कैसा था, तो सबसे पहले आपकी नजर किस पर जाएगी कि उसने कपड़े कैसे पहन रखे। जैसे आप बोलो कि हाँ गुलाबी रंग का सूट था, और गुलाबी रंग के सूट के साथ एक सफेद रंग का दुपट्टा डाल रखा था, बाल कुछ कमर से नीचे तक थे, है ना, और कुछ लंबे से बाल, और बाल कैसे कर रखे थे, तो बालों में एक आपके बालों में भी एक सफेद रंग का रबर से जो है बालों को बांध रखा था। तो ये क्या है, आपने पहले उसके बाहरी वर्णन किया। फिर आप बोलो कि उम्र लगभग लग रही थी आपकी कुछ होगी, है ना, 15-16 साल की होगी कुछ उम्र, ठीक है, उम्र बता दी। फिर क्या बोलोगे कि उम्र, रंग उसका थोड़ा सा वैसा था, है ना, सांवला सा रंग था, है ना, सांवले से रंग पे उसके कुछ चेहरे पर कुछ चिंता की लकीरें दिखाई दे रही थी। तो ये किसी का वर्णन किया आपने, किया कि जिसने उस व्यक्ति को नहीं देखा है। अब जब मैं ये वर्णन करी तो आपके दिमाग में आ रही छवि कि गुलाबी रंग का सूट पहन रखा है, सफेद रंग का दुपट्टा है, बाल कुछ कमर से नीचे, सफेद रंग का रबड़, ठीक है, चेहरा बिल्कुल सांवला सा, और सांवले से चेहरे पर कुछ चिंता की लकीरें, बाल कुछ पूरे काले ना होकर के कुछ भूरे भूरे से, है ना, बाल काले ना होकर के कैसे, बिल्कुल भूरे भूरे से बाल हैं। तो इसको सुन करके आपके मन में आपने जिस लड़की को नहीं देखा उसकी छवि आपके दिमाग में उभरने लगी। तो ऐसे ही इसको हमने देखा नहीं है, लेकिन कवि या लेखक अपने शब्दों के माध्यम से क्या कर रहा है, उसकी छवि हमारे दिमाग में बना रहा है। तो ऐसे ही यह बता रहे हैं, और ये वर्णन कैसा, बिल्कुल आकर्षक, कि देह जिन्होंने इतने आपके धवल वेश में आच्छादित यानी बिल्कुल सफेद वस्त्रों से ढकी हुई स्त्री, नारी कमरे में प्रवेश करती है, उनकी देह उनके शरीर से लगता है कि उन्होंने कुल 45 वसंत देखे होंगे, यानी आपकी 45 के करीब उनकी आयु रही होगी। और वर्ण कैसा है, हिमश्वेत, हिमश्वेत का मतलब, हिम मतलब बर्फ, है ना, हिम यानी बर्फ, श्वेत यानी सफेद। जैसे बर्फ सफेद होती है ना, एक होता है कि आप कहो दूध की तरह सफेद है ना, एक आप कहो दूध की तरह नहीं, मतलब आपकी दूध की, एक हो गया आपने दूध की तरह सफेद बोल दिया, है ना, और एक आपने बोल दिया बर्फ की तरह सफेद। तो इसका रंग कैसा है, हिमश्वेत, जैसे बर्फ सफेद होती है उस रंग की। तो हिमश्वेत यानी इसका जो रंग है वो बर्फ के समान सफेद, पर उसके चेहरे पर क्या है, अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित। अरुणोदय यानी आपके अरुण किसको कहते हैं, आपके सूर्य को अरुण कहते हैं। उदय यानी उसके उगने से, की रेखाओं से अनुरंजित यानी रंगी हुई,
कद लंबा और सुता सधा। कहा कि हिम श्वेत वर्ण पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, जैसे सूर्य की उदय पर जो प्रकाश आपके चेहरे पर पड़ेगा तो लालिमा सी छाएगी, तो उसके जैसे आपके सफेद बर्फ पर आपके सूरज का प्रकाश पड़े तो जैसे वो लाल लाल चमकेगा, ऐसे ही उनके चेहरे का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 45 के करीब उनकी आयु, रंग श्वेत, और श्वेत भी कैसा, जैसे मानो अरुणोदय यानी आपके सूर्य के उगने पर उसकी रेखाओं से यानी उसकी किरणों से जिस प्रकार अनुरंजित यानी रंगा हुआ उनका चेहरा कैसा था, उनकी रंगा हुआ यानी लाल रंग का उनका चेहरा, सफेद कलर उनका रंग, और उस पर जैसे अरुणोदय की किरणें पड़ रही हो और उसका चेहरा लाल हो गया हो, ऐसा रंगा हुआ उनका चेहरा। ठीक है, और कद कैसा, तो फिर हाइट पर बात होगी कि कद कैसा, थोड़ा लंबा, जैसे आपकी स्वाभी मैम है ना, स्वाभी मैम कैसे लंबी है ना, तो कद थोड़ा सा लंबा और सुता सधा यानी आपके बिल्कुल एकदम सधा हुआ, झुकी हुई सी नहीं है ना, ऐसे झुकी, जैसे 45 की उम्र में आई कुछ लोग झुकने लगते हैं कैसे झुके हुए से, तो कहा ऐसे नहीं, बिल्कुल सुता सधा, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। तो अब दोबारा से यहाँ पर अगर पढ़े तो अब उसको बताते हैं कि एक स्त्री चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में सफेद वस्त्रों में आच्छादित ढकी हुई कोई नारी कमरे में आ गई है, और देह से मालूम पड़ता है कि उनकी आयु कुछ 45 बसंत देखी होगी, 45 के करीब रही होगी। वर्ण हिमश्वेत, रंग उनका बर्फ के समान सफेद, और अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, जैसे आपके हिम जो है, बर्फ जो है सूर्योदय पर लाल लाल से चमकने लगती है, ऐसा ही उनका चेहरा लाल लाल चमकता हुआ सा, और कद उनका लंबा और सुता सा था यानी बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं, आते ही उन्होंने कहा। अब ये तो उनके शरीर की रूपरेखा उन्होंने बताई कि कितने आयु की थी, है ना, कद कैसा था, ये हमारे दिमाग में एक इमेज बन गई कि अच्छा सफेद वस्त्रों में कोई आई स्त्री जो कि लगभग 45 साल की है, जिसका चेहरा सफेद है यानी आपके गोरी है, और लाल लाल उसके चेहरे पर लाल लाल रेखाएं हैं, जैसे कि किसी का चेहरा होता है ना गोरी है और यहाँ पर का हिस्सा लाल लाल होता है, तो इसी तरीके का उनका चेहरा है, कद लंबा है, हाइट ठीक है, सीधे स्ट्रेट है। आगे कहते हैं आपके फिर वो आते ही कहती क्या है, उसका पहला वाक्य क्या होता है, तो कहा लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता। लंबा मुंह का मतलब क्या समझ रहे हैं, लंबा मुंह मतलब उदास, लंबा मुंह का मतलब क्या है, उदास। ठीक है, उदास मुंह अच्छा नहीं लगता, और बीमार के पास लंबा मुंह नहीं, बीमार के पास उधार मत बैठो, एक तो बेचारा वैसे ही बीमार है और तुम खुद मनहूसी शक्ल लेके बैठे हो, कोशिश करो उसको हंसाओ, उससे बातचीत करो, है ना, वह अपना दुख दर्द भूले, और तुम भी वहां जाकर के मनहूसी शक्ल बना के बैठे हो, है ना। तो ऐसे ही वह आके कहती है कि लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, है ना, रोगी के पास लंबा मुंह नहीं, इसके पास उदास मुंह से लेकर मत बैठो। आते ही उन्होंने कहा, साफ सुथरी भाषा, उनकी भाषा कैसी थी, बिल्कुल साफ सुथरी यानी बिल्कुल स्पष्ट, समझ में आ रहा था वो क्या बोल रही हैं, उच्चारण भी बिल्कुल साफ। एक मैं आपसे साफ सुथरी भाषा मतलब बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको मेरी बात समझ में आ रही है, और एक ऐसा कि मैंने बोला और आपको समझ ही नहीं आया कि मैंने बोला क्या, तो उनकी बात में बिल्कुल स्पष्टता थी कि एक ही बार कोई सुने तो समझ में आ जाए कि उन्होंने क्या बोला है। तो कहा कि भाषा साफ सुथरी, उच्चारण साफ, और स्वर कैसा था, मतलब आदेश का, ये नहीं कि उन्होंने रिक्वेस्ट करी है या प्यार से बोल रही, नहीं, बिल्कुल आदेश का कि लंबा मुंह अच्छा नहीं, बिल्कुल आज जो है बीमार के पास लंबा मुंह लेके मत बैठो, उदास मुंह लेके मत बैठो, आदेश वाला उनके स्वर में, उनके सुर में। एक तो है मैंने प्यार से बोला कि ऐसे देखो लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, ऐसे मत बैठो, है ना, और एक मैंने आदेश दिया कि लंबा मुंह अच्छा नहीं, यहाँ पर उदास मत बैठो, तो उनका जो स्वर था वह आदेश का था। पर आदेश कैसा था, तो कहा पर आदेश अधिनायक का ना अधिनायक का था, ना अधिकारी का था, पूर्णतया माँ का था। अधिनायक क्या होता है, अधिनायक होता है शासक, अधिनायक जो उसका शासन आप पर हो, ठीक है, जो आप पर शासन करे, जैसे कोई राजा है ना, वह क्या होगा, अधिनायक, है ना, तो वह क्या, अधिनायक। तो उनका आदेश ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे कोई बड़ा जो अधिनायक है, राजा है, शासक है, जो हम पर शासन कर रहा है, वो आकर हमें आदेश दे रहा है, ऐसा नहीं था। और ना ही अधिकारी का था, है ना, कोई अधिकारी आकर के बोले कि हटो यहाँ से, लो ठीक है, उदास लेके कि मुंह लेके कि बैठो, हटो यहाँ से, ऐसा करके, ऐसा भी नहीं था। उनका जो सुर था वह पूर्णतया माँ का था, जैसे माँ डांटती है, माँ आदेश देती है, तो माँ का आदेश बुरा नहीं लगता। कोई बाहर का व्यक्ति आपसे बोले तो आपको बुरी लग जाएगी वही बात, और वही बात आपकी माँ ने बोली तो आपकी माँ की बात में, माँ के आदेश में आपको परवाह दिखेगी।
भले ही दूसरा व्यक्ति वो बात बोलेगा, सेम बात बोलेंगे दोनों, लेकिन माँ की आवाज में क्या होगी, परवाह होगी, एक फिक्र होगी। अगर वो डांट भी रही है तो वो फिक्र वाली डांट होगी, और फिक्र वाली डांट में हमें फिर कोई ऐतराज नहीं होगा, हम उसकी बात सुनेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारी माँ हमसे प्यार करती है, इसीलिए वो फिक्र में हमें डांट रही है, हमें आदेश दे रही है। तो कहा ऐसे ही साफ सुथरी भाषा में उन्होंने कहा कि लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। और उनकी आवाज कैसी थी, तो कहा बिल्कुल आपके माँ की तरह थी, जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत अंत आरंभ कैसे होता है, शिकंजे से। शिकंजे का मतलब समझ रहे हैं, जैसे जो आपने देखा होगा, जो बाघ वगैरह होते हैं, है ना, क्या करते हैं अपने, या बिल्ली होती है, तो अपने बच्चों को ना अपने मुंह में दबा करके, जब छोटे 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 बच्चे हैं, उनके बहुत छोटे नवजात बच्चे हैं, नए नए जन्म हुआ है बच्चों का, तो अपने मुंह में पकड़ के ना इधर से उधर ले जाते हैं। तो वो क्या है, शिकंजा ही तो एक तरीके से, शिकंजे में ही तो रख रखा है उसने, जाल में रख रखा है। तो ऐसे ही माँ छोटे बच्चे को बहुत अपने कंट्रोल में या अपने उसमें रखती है। हमें लग सकता है कि भैया ये बहुत ज़्यादा सिक्योर हो रही है इसके लिए, है ना, बहुत ज़्यादा सुरक्षा में रख रही है। तो आराम ऐसे ही होता है, धीरे 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 वो क्या करती है, छूट देती है, जब उसको लगता है कि हाँ बच्चा अब अकेले सर्वाइव कर सकता है। जैसे बाघ का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा है या इंसान का बच्चा है, माँ का स्वभाव होता है शुरुआत में थोड़ा सा उसको सुरक्षा देने का, सुरक्षा के भाव से वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और धीरे धीरे जब उसे लगता है कि मेरा बच्चा मेरे बिना भी सर्वाइव कर सकता है ना, अब यह इतना कैपेबल हो गया है, योग्य हो गया है, तो फिर वो धीरे धीरे उसको छूट देती है। तो ऐसे ही वहां पर माँ का पूर्णतः आदेश था, जिसका आरंभ शिकंजे से होता है, नहीं कंट्रोल से होता है, और अंत कहाँ होता है, गोद में, है ना, गोद में लेकर के प्यार से माँ समझाती है। तो इस तरीके की बात वहां पर कही है। फिर आगे खुद ही कहते हैं, हाँ वे माँ ही तो थी, है ना, माँ ही तो थी। पहले कहते हैं माँ का स्वर था, ऐसा लगता है जैसे माँ आदेश दे रही हो, और उसके बाद क्या कहते हैं कि हाँ वे माँ ही तो थी। होम की अध्यक्षा, होम की अध्यक्षा कौन सा होम, होम यानी जो आपका रॉबर्ट नर्सिंग होम है, इसकी अध्यक्षा। अध्यक्षा क्या होती है, अध्यक्ष जो कि सारी जो है आपकी व्यवस्था को देखता है, उसको अध्यक्ष कहते हैं। जैसे बोले कि भैया इसका अध्यक्ष कौन है बताओ, है ना, इस स्कूल का अध्यक्ष कौन है बताओ, इस एरिया का, इस क्षेत्र का अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष जो कि पूरे क्षेत्र की व्यवस्था को देखता है। तो जो पूरे रॉबर्ट नर्सिंग होम की व्यवस्था को देखती है उसको हम अध्यक्षा कहते हैं। तो हाँ वे माँ ही थी, होम की अध्यक्षा थी, जिसका नाम था मदर टेरेसा। तो अब इनका नाम इन्होंने डिस्क्लोज किया है, बताया है कि वह होम रॉबर्ट नर्सिंग होम की अध्यक्षा थी, जो कि वहाँ की पूरी व्यवस्था को देखती थी, और उनका नाम मदर टेरेसा था। आगे कहते हैं मातृभूमि जिनकी फ्रांस, इंडिया से नहीं थी, भारत से नहीं थी, मातृभूमि जहाँ हमारा जन्म होता है वह क्या थी, फ्रांस। और कर्मभूमि जहाँ हम काम करते हैं। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं ना, तो मेरी जन्मभूमि क्या है, मेरी जन्मभूमि उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड में मैंने जन्म लिया है। लेकिन कर्मभूमि कौन सी है, तो भाई अभी आपकी कर्मभूमि है नोएडा, है ना, स्टूडियो कहाँ है आपका, नोएडा। तो मैं कहाँ रह रही हूँ, नोएडा में रह रही हूँ, काम कहाँ कर रही हूँ, नोएडा में कर रही हूँ। तो ये क्या है, मेरी कर्मभूमि। जन्मभूमि अलग है, कर्मभूमि अलग है। तो ऐसे ही इनकी मातृभूमि जहाँ इनका जन्म हुआ वो फ्रांस था, लेकिन जहाँ ये काम कर रही है, कर्मभूमि है इनकी, वह क्या है, भारत। कहा उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक। उभरती तरुणाई, उभरती तरुणाई का मतलब समझते हैं, जब यह कितने साल की हुई होंगी, आपके 16-17 साल की, है ना, उभरती तरुणाई। तरुण कहते हैं आपकी युवा अवस्था को, उभरती तरुणाई यानी जब ये युवा अवस्था की तरफ कदम रख रही थी। जैसे आप हो, आप भी अभी पूरी तरीके से युवक नहीं बने हो, आप क्या हो, अपनी युवा अवस्था की तरफ कदम बढ़ा रहे हो। अभी आपकी उम्र 16-17 साल की है, जब आप 21-22 साल के हो जाओगे, 23-24 साल के हो जाओगे, तो अब क्या होंगे, आप युवा अवस्था में आओगे। तो ऐसे ही यह अपनी उभरती हुई तरुणाई से, यानी आपकी 16-17 की उम्र से उम्र के इस ढलाव तक, जब ये 45 वर्ष की हो गई है, तो यानी अब उनकी उम्र ढलने लगी है। तो कहा कि उभरती हुई तरुणाई से आपके उम्र की इस ढलाई तक, यानी आपके जब इसकी उम्र अब ढल रही है, उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में तल्लीन। तल्लीन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल डूबी हुई। तल्लीन शब्द 2 शब्दों से बना है, तत् प्लस लीन, उसमें डूब जाना। तल्लीन, जैसे आपको है अपनी फेवरेट कोई मूवी देख रहे हो, है ना, उस मूवी को देखते वक्त आप बिल्कुल डूब जाते हैं। आपसे मम्मी 10 बार बोल रही है कि आके खाना खा लो, खाना खा लो, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपने सुना ही नहीं, आपने सुना ही नहीं, तो यानी आप उसमें डूब चुके हो। तो ऐसे ही यह किसमें डूब चुकी हैं, अपनी उभरती हुई तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक, यानी 16-17 साल में इन्होंने काम शुरू किया था, और अब ये 45 वर्ष की हो चुकी हैं, और यह पूरी तरीके से अपने सेवा कार्य में तल्लीन है, यानी बिल्कुल डूबी हुई है। डूबी हुई ऐसे कि उन्हें दीन दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं है, ऐसे तल्लीन। यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव, और बस यही 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 काम, यानी इनकी कर्मभूमि है। तो इनको
एक तो होता है हम काम कर रहे हैं लेकिन मेरा मन नहीं है ना, एक है कि मैं काम कर रही हूँ लेकिन मेरा मजबूरी में कर रही हूँ, मेरा कुछ इसमें इंटरेस्ट नहीं है, जैसे ही मुझे दूसरा ऑप्शन मिलेगा मैं वहां चली जाऊंगी। लेकिन इनका क्या है, इनका सब कुछ यही है, इनका दूसरा कुछ ऑप्शन है ही नहीं जिंदगी में, इनका एक ही ऑप्शन है रोगियों की सेवा करना। तो कहा कि यह उसी काम में तल्लीन है, यही इनका काम है जो व्यक्ति काम करता है, और यही इनका धाम है। धाम कहते हैं रहने के स्थान को, कि अब इनके रहने का स्थान ही यही है ना, स्थान। धाम क्या होता है, स्थान, ठीक है। और यही राग, राग क्या होता है, जिससे हम मतलब जिससे हमें लगाव है, तो इनका लगाव भी इसी से है, इनका रहने का स्थान भी यही है, इनका काम भी यही है, और राग यानी कि इनका जो प्रेम है, लगाव है, वह भी इसी काम से है। और यही चाव और जो रुचि होती है, इंटरेस्ट, ठीक है। हो सकता है कि मेरा लगाव हो लेकिन मेरा इंटरेस्ट क्या हो, मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, ठीक है, और पढ़ाने के अलावा मेरे दिमाग में अलग अलग चीजें चल रही हो, है ना, मैं सोचूं कि चलो यार 2-4 साल तो पढ़ा देती हूँ, उसके बाद ये करूंगी, ठीक है, और मेरे को इस काम में लगाव है मुझे इस काम से, लेकिन मुझे मजा किस में आ रहा है, मजा आ रहा है कि जब मैं बाहर जाती हूँ, है ना, घूमती फिरती हूँ, उस काम में मजा आ रहा है, ट्रैवलिंग करती हूँ उसमें मजा आ रहा है। तो फिर ये क्या है, दोनों अलग अलग हो गए, तो फिर मैं इस काम में पूरी तरीके से समर्पित नहीं हूँ। जबकि यह जो आपकी मदर टेरेसा है, यह इस काम में पूरी तरीके से डूबी हुई है, इनका काम धाम राग चाव सब कुछ यही है ना, खाना पीना रहना सोना उठते जागते जो इनके मन में ख्याल रहता है वो यही रहता है कि भाई किस तरह मैं रोगियों को सेवा करके उनको ठीक करूं। तो कहा इनका बस यही और यही इनका काम धाम है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, उन्होंने रोगी के दोनों म्लान कपोलों को अपने चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाए। म्लान का मतलब समझते हैं, रोगी के दोनों मलान कपोल, मलान मतलब बिल्कुल मुरझाए हुए। अब रोगी बिल्कुल मुरझाया हुआ ही तो होता है, आपने किसी रोगी को देखा कि वो बड़ा खुश हो रहा है कि भैया सही है मैं अस्पताल पहुंच गया हूँ, है ना, अब थोड़े दिन आराम करूंगा, ऐसा किसी के मन में भाव नहीं होता। तो यानी मलान कपोल यानी मुरझाए, कपोल कहते हैं गालों को, तो उसके मुरझाए हुए गालों को, ठीक है, गाल, ठीक है, ये जो आपकी चीक्स है इसको कपोल कहते हैं। तो कहा इसके मलान कपोलों को यानी उसके मुरझाए हुए गाल को अपने चांदनी चर्चित हाथों से, चांदनी चर्चित यानी बिल्कुल आपके उनके हाथ कैसे हैं, बिल्कुल चांदनी यानी सफेद, चांदनी यानी सफेद, सफेद से सफेद चर्चित हाथों से थपथपाए, ऐसे थपथपा करके उसके सूखे अधरों पर, अधर क्या होते हैं, अधर कहते हैं होठों को, ठीक है, होठ, वैसे नीचे वाले को अधर कहते हैं लेकिन अब तो दोनों के लिए अधर शब्द प्रयोग होता है। तो कहा उसके हाथों को, मुरझाए हुए गालों को हाथों से थपथपाया और उसके सूखे अधरों पर, सूखे हुए जो होंठ उसके रोगी अवस्था में, बीमार की अवस्था में सूख गए हैं, ऐसे पर चांदी की एक रेखा खिंचाई। जब उसने थपथपाया तो थोड़ा सा हम स्माइल करते हैं ना, तो ऐसा लगा कि उनके थपथपाने से सूखे हुए होंठों पर एक रेखा, चांदी की एक रेखा, चांदी यानी बिल्कुल जैसा इंसान हंसेगा तो उसके दांत दिखेंगे, दांत कैसे, सफेद, सफेद यानी चांदी से उसकी तुलना कर दी कि जैसे चांदी की एक रेखा उसके चेहरे पर अधरों पर खिलाई हो। और मुझे लगा कि वातावरण का तनाव कुछ कम हो गया है। और उनको क्या लगा कि जो वातावरण का तनाव है, तनाव यानी टेंशन, है ना, सभी टेंशन में बैठे हैं भाई, हॉस्पिटल में जाकर के कौन बिल्कुल रिलैक्स होकर के खुश होकर के बैठा, नहीं। तो यह क्या है, जो तनाव चारों तरफ बिखरा पड़ा था कि किसी का कोई भाई एडमिट है, किसी की बहन एडमिट है, किसी की माँ है, किसी के पिताजी हैं, किसी के दादा हैं, किसी की दादी है, तो यह जो आपके तनाव में बैठे हैं, टेंशन में बैठे हैं कि कब ठीक होंगे, है ना, ये रोग तो फैलता जा रहा है, पता नहीं ठीक भी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, कब हम इनको घर लेके जाएंगे, ये सारा तनाव चिंता जो थी वह अब इनके आने से थोड़ी कम होती हुई सी मालूम पड़ रही है। कि मुझे लगा कि कुछ कम हो गया यहाँ पर लेखक। अब ये जो है इस घटना को इन्होंने साहित्यिक दृष्टि से लिखा है। अब आप देख पा रहे होंगे रिपोर्टाज, रिपोर्ट जहां पर, ठीक है, आपके जैसे रिपोर्ट क्या होती है, जहां पर हम देख रहे हैं कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में वो एक बार गए, अपनी जिसके घर पर वो अतिथि बन के गए थे वही खुद बीमार हो गई, तो वह इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में उनको ले गए। उस समय में क्या हुआ था, एक रोग फैला हुआ था जिस रोग की चपेट में वो आ गई, तो हॉस्पिटल में वो ले गए, तो कुछ देर में एक नर्स आई, उन्होंने देखा, है ना, इलाज किया, ये एक रिपोर्ट है। लेकिन इनको साहित्यिक दृष्टि से भावनाओं के साथ उकेर देना कि एक ऐसी स्त्री जिसके चेहरे पर आपके हिम श्वेत यानी सफेद रंग के रंग है उसका, है ना, चेहरे पर जैसे अरुणोदय की रेखाएं झलक रही हूँ, है ना, ये क्या है, एक साहित्यिक रूप, जैसे एक माँ बोलती है, वह अपने पूरा जीवन उन्होंने इसी सेवा में दे दिया, उनका काम भी यही, उनका धाम भी यही, डूबी हुई इस काम में ही, है ना। और जब उन्होंने एक मरीज के हाथों को, मतलब गालों को हाथों से थपथपाया तो उसके सूखे होठों पर थोड़ी सी एक मुस्कान आ गई, जिसको इन्होंने कहा कि चांदी की एक रेखा खिंच गई। और अब ऐसा लगता है जैसे इनके आने से जो हॉस्पिटल में तनाव का माहौल, टेंशन का माहौल था, वो थोड़ा क्या हो गया है, कम हो गया है, थोड़ा तनाव वातावरण का कुछ घटा है।
कहते हैं तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर। अब आपका जो डॉक्टर है ना, आपके हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो एक तो होता है परिचारक नर्स और एक होती है एक होता है डॉक्टर, है ना। परिचारक देखभाल करता है, या डॉक्टर जो बताया गया होता है कि दवाई अभी देनी है, एक बीच बीच में देखते रहना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये सब वो देखता है। लेकिन इलाज कौन करता है? डॉक्टर करता है। तो कहा कि जब इतनी देर में वो जब मरीजों से बातचीत कर रही है, उनको हंसाने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में खटाक से एक डॉक्टर अंदर को आ गया। मदर ने उसे देखते ही कहा, मदर ने यानी मदर टेरेसा ने देखते ही उसे क्या कहा? डॉक्टर, तुम्हारा बीमार हंस रहा है, यानी जो तुम्हारा रोगी आया है देखो कैसे हंसने लग रहा है। तो इस तरीके से बातचीत आगे बढ़ती है। तो डॉक्टर क्या कहता है? हाँ मदर, यानी मदर टेरेसा को कहते हैं, हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव यूं ही एक वाक्य में गूंथ दिए। और डॉक्टर, क्योंकि वो तो उसको तो पता है ना मदर टेरेसा कैसे जो है मरीजों के साथ देखभाल करती है ना, कितना इनके साथ समर्पण भाव से इनकी सेवा करती है, इनको हंसाने की कोशिश करती है। तो जैसे लगता है कि डॉक्टर का जो इतना लंबा अनुभव था, उसने केवल एक वाक्य यह कहकर के बता दिया कि हाँ तुम क्या करती हो? तुम हंसी बिखेरती हो। बिखेरती हो नहीं, सबको हंसाने का काम करती हो। तुम्हारा ये रहता है कि जो रोगी आए हैं यह बहुत तनाव में ना रहे, हंस खेल करके जल्दी ठीक हो, ऐसे तुम हंसी बिखेरती हो। ना जाने कितने अनुभव, यानी कितना लंबा उन्होंने देखा होगा कि मदर टेरेसा का यह व्यवहार है। उन्होंने केवल एक वाक्य से इसको गूंथ दिया। मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा, अभिभूत होकर यानी बिल्कुल भावना मेरे मन में अब उसके प्रति एक असीम आदर की भावना होती है ना। ऐसे व्यक्ति को देखो जो कि बिना किसी अपने स्वार्थ के दूसरों के लिए इतना काम कर रहा है, तो उसको देख करके मन में अजीब तरीके की भावनाओं का सैलाब आ जाता है। तो ऐसी भावनाओं से अभिभूत होकर यानी बिल्कुल डूब करके मैंने सोचा, जो बिना प्रसव किए, प्रसव यानी बिना जन्म किए, बिना जन्म दिए ही माँ बन सकती है, वही 30 रुपये मासिक पर 20 वर्ष से दिन और रात सेवा में लग सकती। क्या कह रहे हैं? बिना जन्म दिए माँ बन गई है। इतना प्यार, इतनी चिंता, इतना जो है समर्पण तो एक माँ के अंदर ही होता है कि माँ, क्योंकि उसने बेटे को जन्म दिया होता है, बच्चे को जन्म दिया होता है, तो जन्म की पीड़ा उसने भोगी है, तो अपने आप उसके प्रति प्रवाह, उसकी चिंता करना, उसके लिए त्याग करना, उसके लिए समर्पण करना उसमें अपने आप आ जाता है। किसी को जन्म देने से ही आपके अंदर वो सारे गुण हो जाएंगे जो माँ के अंदर होते हैं। तो कहा यह लेकिन मेरे को ऐसे लगती है जैसे कि यह बिना किसी को जन्म दिए उसकी माँ बन गई हो, है ना। और वही माँ बन सकती है क्योंकि इनका वेतन कितना है? 30 रुपये मासिक, 30 रुपये महीने का मिल रहा है। और इस 30 रुपये महीने पर 20 वर्ष से, 20 साल हो गए उनको ये काम करते हुए, है ना, 20 वर्ष से दिन और रात सेवा में लग सकती है। वह तो कोई माँ ही है ना। माँ को कोई बिना किसी वेतन के, माँ आपके लिए 24 आवर्स, 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहेगी। आपको क्या खाना है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आप बीमार हुए तो आपके आगे पीछे 10 बार पूछना, है ना, आपकी बीमारी का इलाज करना, आपके दवाई लाना, अपने घरेलू उपचार जितने हैं वो सारे आजमा लेना कौन कर सकता है? माँ ही तो कर सकती है। तो कहा कि यह तो माँ के समान ही है जो केवल 30 रुपये मासिक वेतन पर, महीने के 30 रुपये पर 20 वर्ष से दिन रात सिर्फ इनकी सेवा कर रही है। वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। और एक माँ ही हो सकती है जो बिना किसी अपने फायदे के जो है अपने तड़पते जीवन में जो तड़प रहा है आसपास रोगी, उनके जीवन में हंसी बिखेर सकती है, यानी उसकी परवाह कर सकती है। ठीक है, ये चित्र भी आपको दिख रहा होगा कि ये मदर टेरेसा है ना। यह बीमार व्यक्ति है, यह डॉक्टर है। तो इस तरीके से यह उसको हंसाने की कोशिश कर रही है। देखो उसका हाथ, इसका ये गाल पकड़ रखा है ना, ऐसे हाथों से थपथपाते हुए। इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम कुछ कठिन शब्दार्थ, जैसे परिचारक क्या होता है, जो रोगी की देखभाल करता है, सेवा करता है। आतिथेया क्या होती है? मेजबान, अतिथि का जो सत्कार करने वाली हो। आघात होता है हमला या चोट। विशिष्ट यानी विशेष। 45 वसंत देखना यानी 45 वर्ष की उम्र होना। धवल यानी सफेद, आच्छादित ढकी हुई, हिमश्वेत बर्फ के समान सफेद। अरुणोदय सूर्योदय। अनुरंजित यानी रंगी हुई। सुता सधा यानी बिल्कुल छरहरा स्ट्रेट। अधिनायक यानी तानाशाह शासक। और शिकंजा यानी जकड़ने या कसने वाला। तरुणाई यानी युवावस्था। तल्लीन यानी तन्मय, बिल्कुल निमग्न, डूबा हुआ। म्लान यानी मुरझाया हुआ, फीका। कपोल यानी गाल। चांदनी चर्चित यानी चांदनी की आभा वाले। धाम यानी ठिकाना, स्थान। राग मतलब लगाव। चाव यानी शौक। अधरो यानी होठो। अभिभूत यानी डूब करके। प्रसव यानी बच्चे को जन्म देना। और हंसी बिखेरना यानी खुशी देना। यहाँ तक हमने आज इसको रखा है। मुश्किल शब्द आपको यहाँ कुछ पता चल गए हैं। ठीक है, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बहुत भावनात्मक, यानी आपके भावनाओं से भर देने वाला आपका यह अध्याय है। इसको पढ़ेंगे। या गद्य खंड का आपका दूसरा अध्याय है। तो कुछ मुश्किल शब्दों को आपको याद रखना है। कहानी क्या है इसको समझना है। गूंथ का मतलब क्या होता है?
गूंथ का मतलब होता है जैसे फूल आप एक माला बनाते हैं तो माला में क्या करते हैं, फूल गूंथते हैं, है ना। सारे विचारों को एक साथ एक क्रम में लगा देना गूंथना होता है। गूंथना यानी जोड़ देना, सबको जो अलग अलग बिखरा पड़ा था उसको एक कर देना ही गूंथना होता है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को मैं यहीं खत्म करूंगी। मिलूंगी कल आपसे सेम समय 4 बजे। कोशिश करिएगा लाइव क्लास लेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार।